नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे यूक्रेज की इस वीडियो में आप सब लोग का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी जारी रखे होंगे। जैसा कि कुछ समय से इस चैनल पे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है निःशुल्क, तो आप लोग जो जितना भी काम चैनल पे दिया जा रहा है या फिर चैनल से पढ़ाया जा रहा है उसको याद करें, समझें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा जो जैसे कि मैं कुछ दिन पहले प्रश्न अपना कुछ कराया था, लेकिन बीच में कुछ प्रश्न नहीं करा पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए अब फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि सिकंदर किसका शिष्य था। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क, ख, ग, घ। देखिए क्या होता है कि अगर जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आप अपने ऑप्शंस पे कितना ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शंस पे ध्यान देने से एक चीज़ होता है कि आप एक क्वेश्चन करते हैं उसके साथ 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आपके तैयार हो जाते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो पहले भी एक प्रश्न मैं करा चुका हूँ कि सिकंदर कौन से राजा के साथ झेलम नदी पे युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो उसका उत्तर हम लोगों ने उस समय दिया था कि वो राजा कौन थे, पोरस थे। ठीक है, वो राजा कौन थे, पोरस थे। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिकंदर किसका शिष्य था, तो शिष्य वो किसका था, शिष्य वो अरस्तु का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही होगा। अब पोरस के बारे में तो हम लोग जान गए, पोरस के साथ उन्होंने सिकंदर ने झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था और युद्ध का नाम क्या, मतलब वो युद्ध का नाम जो था वो हाइडेस्पीस था। क्या था, हाइडेस्पीस। ठीक है, अब बात आती है ये सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर क्या कौन है, किसी को पता है? देखिए चलिए जानते हैं सेल्यूकस निकेटर कौन था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का, जो सिकंदर राजा था, तो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, चलिए देखते हैं एक ही प्रश्न में कितना हमारा क्लियर हो गया। ये सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। पोरस के साथ उसने झेलम नदी पर लड़ाई की थी, लड़ाई का नाम हाइडेस्पीस था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें भी ऑप्शन क, ख, ग में देखेंगे तो सबसे पहले हम क ऑप्शन को देखते हैं। इसमें तो हमें पता चलता है कि क ऑप्शन भद्रबाहु है। अब पहले हम इतिहास में सर्च करेंगे भद्रबाहु कौन था, तो भद्रबाहु जहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको जो जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ही थी भद्रबाहु ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो क है ये तो यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुद्रा राक्षस की बुक नहीं लिखा। अब आया विष्णुगुप्त और कौटिल्य। देखो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, मतलब एक ही के ये कई नाम हैं, तो उन नामों में से दो नाम हैं। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अब एक और प्रश्न आता है कि जो अर्थशास्त्र बुक थी क्या वो इनकम या फिर अर्थ पे बेस्ड थी? नहीं, अर्थशास्त्र जो बुक थी वो राजनीति पे बेस्ड थी। ठीक है, तो और जो हमारा अगला मतलब ऑप्शन है वो है विशाखा दत्त। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही होगा, विशाखा दत्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 1974 में बने उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। देखिए इससे कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इससे सर्वप्रथम एक चीज़ क्लियर होता है कि जो पहला मुख्य न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय बना था, पहला उच्चतम न्यायालय वो अंग्रेज़ों के समय में बना था और वो कब बना था, 1774 में बना था। ठीक है, तो 1774 में बना था। तो प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सर एलियाज इम्फे, बी चैम्बर्स, अरे क्या नाम है, ग चैम्बर्स, ख लिमेस्टर और घ हाइड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क है वो सही है, सर एलियाज इम्फे।
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ये क है वो सही। तो अब देखते हैं कि क्या नाम है, ऑप्शन नंबर क और ख क्या कहता है। तो ये जो लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स ये लोग हैं, उस समय ये लोग भी न्यायालय के न्यायाधीश ही थे, लेकिन उस समय 4 न्यायाधीश अपॉइंट किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और तीन उनके अंडर में थे, या फिर 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलियाज इम्पे और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये जो 3 थे ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग अपने इन प्रश्नों को जब हम करा रहे हैं तो एक बार आप अपने मन से सोचिए कि उत्तर इसमें से कौन सा सही होगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। और जैसा कि निःशुल्क कराया जा रहा है, तो हम लोग का इससे बस एक ही फ़ायदा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ लें और अपनी क्या नाम है हमारे थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। वूलर झील किस राज्य में है? वूलर झील किस राज्य में? ठीक है, तो देखिए अब इसमें मैं आपको ऑप्शंस के हिसाब से नहीं बताऊंगा। देखिए क्या है कि पर स्टेट में कई झील होती हैं कुछ स्टेट्स में, तो उसमें से ये जो वूलर झील है आपका जम्मू कश्मीर में। वूलर झील किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर क में सही है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारा पाँचवें प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न कौन सा है? हमारा पाँचवा प्रश्न है चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष। देखिए चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष मतलब ये थोड़ा तो हल्का फुल्का क्लियर हो रहा है वन से, और ऑप्शन में सब वन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? टैगा वन। टैगा वन जो होता है ये सदाबहार वन है। ये जो टैगा वन है इसको मतलब दूसरा एक नाम से जाना जाता है कि ये सदाबहार वन है। ठीक है, फिर ग ऑप्शन क्या है? टुंड्रा वन। टुंड्रा वन में एक बता दे रहा हूँ टुंड्रा वन की खासियत। टुंड्रा वन में लाइकेन की उत्पत्ति बहुत होती है, लाइकेन। ठीक है, और अब ऑप्शन नंबर जो ख है पर्वत वन। तो जो चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो ऑप्शन नंबर ख पर्वतीय वन पे होते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा 5वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6वां प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो बहुत छोटा है लेकिन ये महत्वपूर्ण है एंट्रेंस के नज़रिए से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहले देखते हैं ग। तो ऑप्शन नंबर ग इसमें सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ग का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग की क्या लिखा है? आंसू। ये आंसू शब्द जो है, जो आज हम लोग कहते हैं कि हम एशिया में हैं, तो एशिया का नाम जो है या फिर एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो आंसू से हुई है। और आंसू एक हिब्रू भाषा है। आंसू कौन सा भाषा है? वो हिब्रू भाषा है। ठीक है, तो अब हम अपने उत्तर की तरफ को देखेंगे। हमारा उत्तर जो होगा इसमें सागर माथा। क्या? सागर माथा। ये ख ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है? एशिया का सबसे घना द्वीप एशिया कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? जावा, भारत, इपोह, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क सही होगा। ऑप्शन नंबर क है जावा। ठीक है, तो एशिया का सबसे घना जो द्वीप है, एशिया का जो सबसे घना द्वीप है वो जावा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। सोम नदी, पो नदी, वेल्स नदी, यमुना। देखिए इसमें जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है?
यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क झीलों का देश, ख खेल का मैदान, ग फैशन की नगरी। तो पहले देखते हैं फैशन की नगरी किसे कहा जाता है। तो फैशन की नगरी सबको पता होगा कि फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है। और खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड को खेल का मैदान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क क्या है? झीलों का देश। तो फिनलैंड को यूरोप का झीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और हमारे इस पोर्शन का आखिरी प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? यूरोप का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? यूरोप का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे उच्च शिखर जो है अल्बर्ज जो ऑप्शन नंबर क है वो सही होगा। यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर अल्बर्ज है। ठीक है, तो जैसा कि डेली की तरह हमारा 10 प्रश्न हो चुके हैं। देखिए जैसे शुरू में बोलना भूल गया था कि आज हम लोग कुछ गणित के कुछ ट्रिक्स देखेंगे, या फिर कह लीजिए कि मैथ की कुछ चीज़ें देखेंगे। क्या होता है कि बीए एंट्रेंस में लड़के रीजनिंग और मैथ में अक्सर फंस जाया करते हैं। तो लेकिन आज हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, हल्का ही देखेंगे पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। कुछ चीज़ें मैं नोट करके आया हूँ। देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, हाउ टू नो दैट फॉलोइंग नंबर, मतलब कोई अगर एक बड़ा डिजिट दिया हो या फिर जैसे 10 डिजिट का नंबर दिया हो, इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5 और 9, मतलब वो इन सभी 2, 3, 4, 5 से उसको भाग देने पे पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं 2 का। तो 2 का जो नियम होता है वो क्या होता है कि मतलब चलो एक नंबर लेते। देखो ये थोड़ा सा लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गया था। ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। चलो एक नंबर लेते हैं। ये मत सोचिए आप, क्या होगा कि आप लास्ट संख्या जैसे जो भी नंबर दिया गया है उसका लास्ट, चलो मैं ये लिखाऊंगा, चलो एक नंबर लेते हैं, मतलब कोई एक क्या कहते हैं उसको, ये मैं लिखाऊँ चलो एक नंबर लेते हैं, मतलब कोई नंबर मानते हैं। ठीक है, मान लो इतना बड़ा मैं एक मान लिया नंबर। ठीक है, तो ये इसमें पहले हम इसको देखेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको 2 से हमें देखना है। तो 2 से देखने का सबसे जो अच्छा तरीका है, या फिर जो पता करने का है कि वो डिवाइड होगा कि नहीं, तो देखेंगे सबसे जो लास्ट वाला संख्या है वो इवन है कि नहीं, मतलब वो 2 से विभाजित है कि नहीं। अगर वो 2 से विभाजित है मतलब पूरी संख्या आपका 2 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी नंबर पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 3 का क्या प्रोसेस है कि जैसे कि 2 में हम लोग देखे हैं कि लास्ट का संख्या उसका विभाजित होना चाहिए। 3 में क्या है कि आप मतलब जितना भी नंबर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटा सा नंबर मैं यहाँ पे लिया हूँ 2, 4, 7, 3, 2। ये जो जितना भी नंबर दिया गया है इन सबको आप लोग जोड़ेंगे, मतलब अलग अलग 2, 4, 7, 3, 2 और इसको जोड़ेंगे। जैसे मैं किया हूँ कि यहाँ पे 18 है। अब इसको 3 से विभाजित करेंगे। अगर यहाँ पे ये डिविजिबल हो जाता है, इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो उसको हम कहेंगे कि वो 3 से भाग उसका दिया जा सकता है। और इसके बाद देखेंगे हमारा अगला जो मतलब वो जो जिससे भाग देना है वो है 4। ठीक है, तो हम 4 को देखेंगे। तो 4 में क्या क्या है कि अरे जो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 को किससे भाग दिया जा सकता है। 4 को 2 से, मतलब जो भी नंबर 4 से भाग जिसका मतलब जो नंबर 4 से पूरी तरीके से कम्प्लीटली कट जाएगा, इसका मतलब वो 2 से कट रहा होगा। तो सबसे इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है पहले देख लेंगे कि उसका लास्ट डिजिट इवन है कि ऑड। अगर ऑड होगा तो वो 4 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन अगर इवन होगा तब उसमें देखेंगे कि उसका जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 डिजिट लास्ट के 4 से डिविजिबल होंगे तब वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो मतलब क्या देखेंगे कि 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या क्लियर कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग 2
2, 3, 4 क्लियर कर लिया। अब 5 का तो सबको पता है कि 0 और 5, मतलब 5 का हमको चेक करना है कि वो भाग दिया जा सकता है कि नहीं। तो 0 और 5 अगर मतलब लास्ट में है, पूरे नंबर के लास्ट में 0 और 5 है, तो 5 से भाग दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पे मैं प्रश्न आप लोग के लिए लिखा हूँ कि ये प्रश्न है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग करिएगा और मतलब इसको करिएगा कि इसमें से कौन 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन 3 से, कौन 4 से। और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कि इसमें कितने लोग किए हैं और किसको समझ में नहीं आया ये चीज़, और जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से एक्सप्लेन उसको किया जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न को एक बार नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ऊपर दिए गए 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रश्नों से लेके कोई डाउट हो तो इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। और एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लूसेंट है। अगर आप लूसेंट को पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टाटा।